Very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Ding. So, आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आए हुए हैं। थोड़ा काम की जैसे और थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आपके सामने रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाया। सो आई होप कि नेक्स्ट जो है वीडियोस हमारी जो भी रहेंगी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों ज़्यादा डिले ना हो। मैं और वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा। जैसे थोड़ा डिले हो गया इसकी वजह से। सो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी तक, जो हमने रिवॉल्ट 57 को जो है कॉजेज़ को हमने पढ़ा है। कॉजेज़ में हमने पढ़ा हुआ है, मोस्टली आपने देखा होगा कॉजेज़ में हमने अभी तक सोशल रिलीजियस कॉज को पढ़ा हुआ है। आज का जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो कॉज है, वो कौन सा है? वो है हमारा इमीडिएट कॉज, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ग्रीस्ट कार्ट्रिजेस इंसिडेंट। यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आपने देखना है कि इस साइड में मेंशन करूँगा जो एनफील्ड पैटर्न जो राइफल इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे एक पोर्शन होगा जहाँ पे जो र्यूमर जो जो मोस्टली जो र्यूमर जो वो फैला हुआ था, र्यूमर जो फैला हुआ था उस टाइम में, जो भी अफवाहें उस टाइम में थी, उनका ओरिजिन क्या था, बेस क्या था, ठीक है। जो भी जिस तरह की र्यूमर्स रही होंगी या जो भी एक पर्टिकुलर अगर कोई र्यूमर रहा होगा तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। देन मैंने सीक्वेंस वाइज यहाँ पे कुछ डेट्स को मेंशन किया हुआ है। ये भी आपको बताता है किस तरह से म्यूटिनी जो है वो स्टार्ट हुई। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको एग्ज़ाम में मेंस के में लिखेंगे या प्रीलिम्स में, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। टाइम को वेस्ट नहीं ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंसिडेंट है, इसको हम दो नाम से जानते हैं। एक आ गया टालो फैट या लार्ड फैट। टालो एंड लार्ड ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस भी इसको कहते हैं हम, और साथ साथ में इसको हम यहाँ पे ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो इंसिडेंट जो हुआ है उसको भी हम इसी नाम से इसको जानते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक राइफल इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने। उसका नाम आपने ध्यान में रखना है, दैट वाज एनफील्ड पैटर्न 1853। राइफल इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद जो राइफल में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता था कार्ट्रिज, क्योंकि वी ऑल नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुलेट, कार्ट्रिज एंड राइफल। सो अब यहाँ पे जो ऐतराज़ किया इंडियंस ने, वो ऐतराज़ इस चीज़ के ऊपर नहीं किया कि दे वर नॉट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ द बुलेट। बहुत सारे हिस्टोरियंस अपना अपना, मैंने कहा हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग राय है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बुलेट इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, बट ऐसा नहीं है। और मैंने वही कहा, बुलेट एक अलग चीज़ है, राइफल एक अलग चीज़ है, और कार्ट्रिज एक अलग चीज़ है। एक्चुअली इंडियन सिपाही ने जो ऐतराज़ किया था, वो कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से ऐतराज़ जताया था उन्होंने। और ये जो कार्ट्रिज का जो कंपोजिशन था, उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंसिडेंट इसको क्यों कहा जाता है। कार्ट्रिज हमें पता है, कार्ट्रिज हम किसको कहते हैं, अभी थोड़ा और मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। और ग्रीस्ड का मतलब हुआ कोई भी जो लुब्रिकेट किसी चीज़ को हमें करना होता है, तो किसी ना किसी चीज़ से उसको हम मलते हैं, ग्रीस्ड। तो अब उस तरह का ये कार्ट्रिज था, इसको ग्रीस्ड किया गया था, लुब्रिकेट किया गया था। और लुब्रिकेट किससे किया गया था? तो यहाँ पे रूमर था उस टाइम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नया कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस किया हुआ है। देखिए, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट यहाँ पे आपने समझना है कि जो एनफील्ड पैटर्न 8053 वाला राइफल था ना, इस इससे कोई एतराज़ नहीं था इनको। एतराज़ था जो कार्ट्रिज था उससे। तो यहाँ पे जो कार्ट्रिज का जो कंपोजिशन था वो किस चीज़ से बना था? तो कार्ट्रिज मोस्टली यहाँ पे तीन तीन तरह की कंपोजिशन थी। इसका मतलब ये है कि जो कार्ट्रिज उस टाइम में था, जिसमें एनिमल का फैट था, वो हम पढ़ेंगे किस एनिमल का फैट था, और तीन तरह के पेपर का उसमें इस्तेमाल किया जाता था। अब एनिमल का जो फैट था वो किसका था? सॉरी, पिग का जो फैट था और काऊ का फैट था। और हम सभी जानते हैं कि ये बोथ कम्युनिटीज़ के लिए, पिग और जो है काऊ, बोथ कम्युनिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, जो है रिस्पेक्टिवली जो कम्युनिटीज़ हिंदू और मुस्लिम।
सो पिग जो है मुस्लिम्स में प्रोहिबिटेड है, और जो काऊ है हिंदूज में उसको बड़ा जो है माना जाता है, बड़ा एक होली एनिमल उसको कंसिडर किया जाता है। सो उसको बड़े मानते हैं हिंदू कम्युनिटीज़। सो यहाँ पे इन इंडियन सिपोही ने अ, वही चीज़ उसी कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें ये एक र्यूमर एक तरह का इनके दिमाग में चला गया था। अब देखिए, मैंने वही कहा, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। अब यहाँ पे एक्चुअल में इसमें ग्रीस्ड किया हुआ था, सच में एनिमल का जो है फैट था इसमें, या किस पर्टिकुलर एनिमल का था या क्या था, तो वो तो हिस्टोरियंस इसके ऊपर फर्दर और भी रिसर्चेज, मैंने वही कहा कि रिसर्चेज आए दिन होती रहती है, बट हमने उसमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। हमने ये लेके चलना है कि उन्होंने एतराज़ जताया उसको यूज़ करने से। अब उसमें जो काऊ का फैट होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको टैलो कहते हैं। टैलो काऊ फैट हो गया, और लार्ड फैट उसको पॉक फैट कहते हैं। सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टैलो एंड लार्ड ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस भी इसको हम कहते हैं। ओके। अब थ्री पेपर का मतलब यहाँ पे आया कि एक आ गया कि अब जैसे सपोज कीजिए कि ये कार्ट्रिज है, और इस कार्ट्रिज को अ, एक एक जो इसका पोर्शन आएगा वहां पे बुलेट होगी, और बुलेट यहाँ पे होती थी नीचे साइड, और वो जो बुलेट होती थी उस बुलेट को का एक साइड जो होता था बुलेट का, एक मतलब पेपर जिससे उसको रैप किया जाता। फिर एक आ गया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ बताया है पाउडर, वो एक वहां पे एक पेपर इस्तेमाल होता था। और उसके बाद जो आउटर आ गया, आउटर कार्ट्रिज के लिए उसको शेप देने के लिए वहां पे एक पेपर को इस्तेमाल किया जाता था। सो तीन तरह के पेपर्स को यहाँ पे क्या किया जाता था, तीन तरह के पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता था उस पर्टिकुलर कार्ट्रिज को बनाने में। और जो बुलेट वाला पोर्शन होता था, जो कि यहाँ नीचे साइड होता था, क्योंकि ये वाला जो साइड होता था ये पेपर का होता था, तो इसको रिमूव करना पड़ता था, इसको बाइट ऑफ करना पड़ता था, और इस वाले पोर्शन में जो है उसको ग्रीस किया होता था। अब जो वो ग्रीस किया होता था बुलेट वाला पोर्शन, आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि उस टाइम में जो बुलेट जो थी, मीनिया बॉल उसको कहते हैं, और ये एक उस पर्सन के नाम से रखा गया है जिसने इसकी जो है ऐजाद इन्वेंशन की थी। सो मीनिया बॉल। अब यहाँ पे ये जब चीज़ें बन गई, सो वहाँ पे हिस्टोरियन एक और चीज़ के ऊपर जो है एक कंट्रोवर्सी भी आप कह सकते हो क्रिएट करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं एक्चुअली टू थर्ड जो था वो कार्ट्रिज था, दैट वाज ग्रीस्ड। बट आपने जो एग्जाम के लिए उसको लिखना है कहीं ना कहीं, अगर दोनों को आप लिखेंगे ठीक है कि कुछ हिस्टोरियंस टू थर्ड कहते हैं, टू थर्ड ग्रीस्ड किया हुआ है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो है जिससे सहमति रखती है दैट रखते हैं, क्योंकि टू थर्ड बहुत ज़्यादा था, इतना नहीं। क्योंकि उनको सिर्फ कुछ ही पोर्शन बुलेट का चाहिए होता था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है उसको ग्रीस करने की जरूरत क्यों थी। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि जब उसका कार्ट्रिज का यूज बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा ग्रीस्ड क्यों नेसेसरी था। सो ग्रीस टू थर्ड नहीं था, दैट वाज वन थर्ड ओनली। यू शुड हैव टू रिमाइंड इट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था कि एक मैनुअल भी उनके पास दिया जाता था इंस्ट्रक्शंस के लिए, और जिसमें ये चीज़ मेंशन की जाती थी कि आपने अगर किसी कार्ट्रिज में ग्रीस्ड को कम इस्तेमाल किया गया है तो आपने क्या करना है, उसको सलाइवा जो है वो लगाना है, और जिससे वो लुब्रिकेट होने के लिए सलाइवा लगाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब इसके यूज का बताऊंगा। देखिए, अब सपोज कीजिए ये वो कार्ट्रिज है, और इसका ये वाला जो साइड होता था, अपर साइड, उसको ऐसे बाइट करना पड़ता था मुंह के साथ, तो पेपर वाला तो उसको बाइट ऑफ करके हटा दिया जाता था। उसके बाद क्या होता था, जब हटा दिया जाता था, हटाने के बाद क्या होता था कि ये वाला पोर्शन जो होता था इसमें पाउडर होता था, गन पाउडर। और फिर उसके बाद उसको ऐसे जो है जो राइफल था, राइफल का मजल जो है, ओपनिंग पॉइंट जो होता है राइफल का, ओपनिंग पॉइंट जो राइफल का मजल होता था, उसके अंदर उसको पाउडर को डाला जाता था। अब जब पाउडर को डाल दिया जाता था फिर इसको ऐसे कर लिया जाता था, और उसके बाद इसमें फिक्स करने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि दिस पोर्शन वाज पोर्शन ऑफ बुलेट, यहाँ पे बुलेट होती थी, और यही पोर्शन जो है वो ग्रीस्ड किया होता था। और जब यहाँ पे उसको डाला जाता था तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये अंदर जाता था कि इसको ऐसे ज़्यादा अंदर धकेलने की वजह से ये ऊपर वाला जो आउटर जो
पेपर होता था या पोर्शन होता था कार्ट्रिज का, निकल आता था। और बुलेट जो है यहाँ पे एक किस्म का जो मजल होता था इसका राइफल का, वहां पे जो है आके फंस जाता था, सॉरी, यहाँ पे आके फंस जाता था। उसके बाद क्या होता था कि राइफल के साइड में, जो राइफल होता था, राइफल के साइड में एक रॉड होता था जिसको रैम रॉड कहते हैं। वो निकाल कर फिर उस मजल में डाला जाता था, रैम रॉड को, और बुलेट और गन पाउडर को अंदर धकेला जाता था रैम रॉड से। ओके। सो अब यहाँ पे ऐतराज जो जताया इंडियंस ने, इंडियन सिपाही ने, वो ये जताया कि हमें बाइट ऑफ करना है और दूसरा इसका यूज करना है, और स्लाइवा का भी है कि अगर कम होगा तो स्लाइवा लगाना है। सो वहां पे इन्होंने ये चीज ऐतराज जताई कि हम नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वही कहा कि जरूरी नहीं था कि बाइट ऑफ, क्योंकि बाइट ऑफ करना उस कार्ट्रिज का और पाउडर डालकर फिर बुलेट का अंदर धकेलना, फिर रैम रॉड से उसको अंदर डालना, दैट वाज अ वेरी ओल्ड जो है वो एक तरीका था। सो अब अगर उनको लगता था कि ये र्यूमर सच था कि इट वाज ग्रीस्ड विद द टालो एंड लार्ड फैट, तो उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स उनको मना करते हैं वो कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से, उसको छूने से। बाइट ऑफ तो दूर की बात है, उसको छूने से ना मुस्लिम कम्युनिटी का सोल्जर उसको इस्तेमाल करेगा, छुएगा, ना हिंदू कम्युनिटी का। सो यहाँ पे ये वाला जो मसला है बड़ा थोड़ा हाइप हो गया, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियन सिपाही जो अलग अलग रेजिमेंट्स, ब्रिटिश की रेजिमेंट्स में रिक्रूट थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा किस तरह से उसका इस्तेमाल करते थे और इनको ऐतराज किस चीज़ से हुआ। यहाँ पे आपने देखना है, एक र्यूमर सबसे पहले फैला हुआ था, जो र्यूमर फैला था यहाँ पे, उस र्यूमर में क्या था? उस र्यूमर में ये चीज़ थी कि देर वॉज, आपने डेट याद रखना है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर डेट एग्जैक्ट 22 जो है, एक 1857, देर वॉज अ कन्वर्सेशन, a piece of conversation you can say, between two Indian persons, two Indian natives. एक था सिपाही जो ब्रिटिश की आर्मी में रिक्रूट था, दूसरा था लोअर कास्ट का, एक पर्टिकुलर कास्ट, लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाला एक पर्सन, एक एक फैक्ट्री में कहीं पे एम्प्लॉय था, वहां पे काम करता था। उनके बीच में कन्वर्सेशन क्या हुआ कि उसने, लोअर कास्ट के पर्सन ने उससे मांगा, सिपाही से, कि मुझे आपके लोटे से, लोटा मीन्स जिसमें पानी रखा जाता है, पानी मुझे पीने के लिए मिलेगा। तो सॉरी, यहाँ पे उसने क्या किया, जो हाई कास्ट का ऑब्वियस कि जो इंडियन सिपाही था उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने अपने लोटे को बहुत धोया हुआ है, साफ है, प्योर है, तुम्हारे छूने से ये पोल्यूट हो जाएगा, डिफाइल हो जाएगा। और उसके रिप्लाई में जो लो कास्ट का जो था पर्सन था, तो उसने रिप्लाई किया कि तुम्हें अपनी कास्ट की बड़ी फिक्र रहती है, तुम्हें अपनी कास्ट के बारे में तुम बड़ा सोचते हो और कास्ट कास्ट करते रहते हो, अपने कास्ट की सुपीरियर, जो सुपीरियर आपका ये एक एप्रीहेंशन है, एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि आपकी कास्ट बड़ी हाई है, तो ये जो आप अपने वो बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यू थिंक मच ऑफ योर कास्ट, आप अपने कास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वेट करो, साहिब लोग मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम, आप लोगों के लिए एक ऐसा कार्ट्रिज तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें जो है वो मुंह के साथ लगाना पड़ेगा, बाइट करना पड़ेगा, और वो काऊ और पिग की फैट से बना होगा, और उस वक्त देखा जाएगा कि तुम्हारी कास्ट कहाँ जाएगी, एंड देन वेयर विल योर कास्ट भी, और उस टाइम में तुम्हारी कास्ट कहाँ जाएगी, जब वो साहिब लोग, ब्रिटिशर्स, वो कार्ट्रिज तुम्हें बोलेंगे यूज करो, और मुंह के साथ इस्तेमाल करने के लिए, उसको टच करने के लिए, और मुंह के साथ बाइट ऑफ करने से जो पिग और काऊ की फैट से बना है, उस वक्त देखेंगे तुम्हारा जो कास्ट है वो कितना प्योर रहेगा। सो ये एक किस्म का थोड़ा एक रहा उनके बीच में कन्वर्सेशन, थोड़ा हिटेड वाला, काफी हीटेड वाला रहा। तो आगे फैला, और जब आगे फैला तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट राइट ने क्या किया, रिपोर्ट किया इसी सेम
एक जो है रूमर का, कि ये रूमर फैला हुआ है, किसको रिपोर्ट किया? जॉन हर्से को। उसने आगे क्या किया कि आगे थोड़ा सा उसको लगा कि भाई हालात खराब हो सकते हैं। आपने डेट याद रखना है यहाँ पे, 22 को हुआ, 23 को आगे रिपोर्ट फर्दर हुआ, और जर्नल जो है जॉन हैसे के पास रिपोर्ट आगे जाती है इस तरह की कन्वर्सेशन की, र्यूमर की। फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि 19th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री रिफ्यूज करती है इस कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से, क्योंकि र्यूमर काफी आगे बढ़ चुका होता है, बहुत ज्यादा जो है र्यूमर जो है बेस बना चुका होता है अपना। और इन्फेंट्री मैंने कहा था जो फुट सोल्जर्स होते हैं, उन्होंने कहा हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद क्या किया, क्या होता है कि 23 को ही क्या हो जाता है यहाँ पे कि उसी 19th नेटिव इन्फेंट्री को डिसआर्म और डिसबैंड कर लिया जाता, डिसबैंडेड कर लिया जाता, उनसे उनके हथियार छीन लिए जाते और उनको डिसॉल्व कर लिया जाता। उसके बाद आपने डेट याद रखना है कि मंगल पांडे इस पर्टिकुलर डेट को रेबल करता। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रिवॉल्ट 1857 में। तो उन्होंने उन्होंने रेबल किया, उन्होंने भी इसको यूज करने से इनकार कर दिया। और आपने डेट याद रखना है यहाँ पे कि 8/4 को क्या होता है कि मंगल पांडे को हैंग कर लिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है आपको डेट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट है, कि 90 में से 85 जो है सिपाही किसके, थर्ड बंगाल लाइट इन्फेंट्री के, और जब वो रिफ्यूज करते हैं फिर क्या होता है कि उनको जो है डिसग्रेस्ड, उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है उन 85 सोल्जर्स को। किसके किसके थे वो? 38 बंगाल इन लाइट इन्फेंट्री के। पहले उन्होंने कहा हमने इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बाद उनको क्या किया जाता है, उनको जो है 9/5 को उनको क्या किया जाता है, उनके साथ बड़ा जुल्म होता है, उन्हें इंसल्ट किया जाता है, डिस्ग्रेस किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, और उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है। वो इनकार कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने डेट याद रखना है 6/5 वाला, कि 6/5 वाला जो मोस्टली जो रेजिमेंट है ये वाला, ये वो 34th नेटिव इन्फेंट्री है, इसको डिसबैंड कर लिया जाता है। और यही वो जो है रेजिमेंट है, बटालियन है, जिसमें मंगल पांडे जो है रिक्रूट था, जिसमें वो सर्व कर रहा था, इसी वाले में, किसमें, 34th नेटिव इन्फेंट्री में। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को, अब यहाँ पे तो चलो माहौल काफी गर्म हो गया यहाँ पे, और 10/5/1857 तक आते आते क्या हो जाता है, हालात बहुत खराब हो जाते हैं। और मैक्सिमम इंडियन सिपाही, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, अच्छे से अगर उसको उनको समझा होगा वीडियोस को, उसमें मैंने बंगाल जो है इन्फेंट्री और बंगाल जो आर्मी था उसके बारे में जो है बहुत मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है पहले 1-2 लेक्चर्स में। तो यहाँ पे जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश की आर्मी में ज्यादा रिक्रूटमेंट था उनका। अगर हम आफ्टर मैथ पढ़ेंगे रिवॉल्यूट 57 का, तो वो प्रोपोर्शन बाद में कम कर दिया जाता है। सो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे प्रोटेस्ट करते हैं, रेबल करते हैं, गदर करते हैं ब्रिटिशर के खिलाफ। और जिन 85 मेन को, सोल्जर्स को, उनको जेल में डाला जाता है, जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनको वो क्या कर लेते हैं, जेल से रिहा कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। और इस पर्टिकुलर डेट को 10/5/1857 को हिंदुस्तान का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ट्रिगर और उसका स्पार्क जो है वो ट्रिगर दब जाता है, और स्पार्क जो है वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, स्पार्क उसका जो है वो जल उठता है। और इसी से शुरुआत होती है हमारी आजादी की पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई रिवॉल्ट 1857 इज अनप्रेसिडेंटेड। सो यहाँ पे जो सिपाही है वही एक जो है एक ऐसा सेक्शन था इंडियन सोसाइटी में उस टाइम में, इंडियन सिपाही, नेटिव्स जो इंडियन सिपाही थे, जिन्होंने 1857 के उस जो अलग अलग तरह के सेक्शंस के ग्रीवेंसेस हमने पढ़ा, सोशल कॉज थे, फार्मर्स ब्रिटिशर्स से नाराज थे, उनके अगेंस्ट थे, रिलीजियस लीडर्स थे, प्रिंसेस थे। तो बट जो ये इंडियन सिपाही ने जब म्यूटिनी किया, गदर किया, उससे क्या हुआ, उससे ज्यादा जो है आप कह सकते हो गैल्वेनाइजेशन, उससे ज्यादा मस्टर हुआ 1857 का रिवॉल्ट। और इसीलिए इस सिपाही म्यूटिनी को ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है, क्योंकि ट्रिगर इसी से दबा। ओके। और ये हमने अभी जो पहले, इससे पहले कॉजेस पढ़े, वो सारे लॉन्ग टर्म कॉजेस थे, ये हमारा शॉर्ट टर्म कॉजेस है और इमीडिएट कॉज भी है। ठीक है।
सो आई होप कि यहाँ पे ये जो है मैंने काफ़ी कोशिश की, देखिए क्योंकि बार बार हर कोई मुझे यही कह रहा है कि सर शॉर्ट करवाने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपको बार बार बोलूँगा, मेरा ये कंटेंट है, ये आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। जो आपको 20-20, 15-15 मिनट की वीडियो बना के दे रहे हैं ना, उनकी, जब मैंने वही कहा कि देयर विल बी अ टाइम जब हमारे जम्मू कश्मीर में हर एक घर से एक सिविल ऑफिसर निकलेगा, और उस वक्त जो है एक रेवोल्यूशन आएगा। और आज की अगर मैं बात करूं, हर एक घर में हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारा जो यूटी है, उसमें हर एक घर में एक 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 पर्सन तो सिविल्स की एग्जाम की तैयारी करता ही करता है, दिल लगाकर, फोकस के साथ। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब, क्योंकि बच्चों को भी ये चीज़ समझ आ जाएगी कि नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें कुछ करना है, हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले कह चुका हूं कि आपको पहले कंसेप्ट इतना पढ़ना है, और इतने में से इतना नहीं आएगा, इतने में से इतना पूछेंगे। वो इतना जब पूछेंगे तभी तो लिख पाओगे, जब इतना पता होगा। सो मैंने वही कहा कि इसीलिए आपको कोशिश कीजिए, जितना आप डिटेल में पढ़ें उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही कहा कि जो 10-10, 15-15, 5-5 मिनट की वीडियोस बना बना रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर किसी बात नहीं करूंगा पर्सन की। मैं, मगर इंडिया के बाहर भी अगर देखूंगा मैं, जिनमें यूपीएससी की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, वो बच्चों को लड्डू देते हैं 5-5 मिनट, 6-6 मिनट में। वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर रहे हैं 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस में। सो मैंने वही कहा कि जब बच्चा जो है, देखिए मेरा हमेशा फोकस यही है। मैं अभी भी आपको कह देता हूँ कि यूट्यूब से पढ़ने से आप जो है मैक्सिमम, जो बच्चा अगर देखेंगे जिस तरह का कंटेंट अभी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाते हैं। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा ऑफलाइन की तरह आप लोगों को पढ़ाऊँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊँ। सो मैक्सिमम हमने देखा हुआ है कि जो कंटेंट एक एक 2-2, 3-3 घंटे के अगर लेक्चर भी होंगे ना कहीं 10 मिनट के अलावा, वो भी उतना सफाइस नहीं होता है आपके एग्जाम के लिए। रिटर्न की अगर बात करूँ मैं, मेरी कोशिश यहाँ पे रहेगी, मैं इसीलिए बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को लगे कि नहीं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है बट सर हमें पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन की तरह। वो बच्चा एसेस कर सके, उस बच्चे को बेनिफिट हो जो वो हाई फीस नहीं पे कर सकता ऑफलाइन की। तो उस वक्त जब ये हमारे जम्मू कश्मीर में रेवोल्यूशन आएगा ना, उस वक्त ये लड्डू देने वाले उस वक्त फेल हो चुके होंगे, फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वही कहा, उस टाइम उनकी वो 5-10 मिनट की वीडियोस जो है काम नहीं आने वाली है। उस वक्त आपको लगेगा कि नहीं, सर ने जो पढ़ाया डिटेल में इतना पढ़ाया, यही आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। सो आई होप कि यहाँ पे मैंने आज कम टाइम में आपको ये ठीक पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया। सो मैं कोशिश करता इसके इसके रिलेटेड थोड़ा सा और पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। बट अगर टाइम मिला, क्योंकि नेक्स्ट अब हमने और कॉज पढ़ाना है, मिलिट्री कॉज, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। तो अगर मुझे मौका टाइम मिलता है तो मैं श्योरली यहाँ पे इसको थोड़ा और जो है 7-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। सो आई होप कि अगर अ, आप लोगों ने अगर कमेंट्स किए कि सर इसको थोड़ा और एलाबोरेट करें, तो मैं श्योरली करूंगा, वरना दिस इज सुफाइस। ओके, सो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ। ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय। अभी तक पढ़ाया आपको, उसमें थोड़ा आपको ये कवर हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो मैंने लेक्चर देना था, ये समझाना था, वो फिनिश कर चुका हूँ मैं। अब मैंने इसको ही समझाना है कि ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो तो मैटर को मैटर्स जितने भी इश्यूज थे उसको पैसिफाई करने की कोशिश करें। अगर वो पैसिफाई करते फिर पीस होता, अच्छे से वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर सकते थे। जो कॉलोनी यहाँ पे हमें बनाया था उन्होंने, और जो उनका मेन मोटिव था इम्पेरियलिज्म, और जो क्लोनियलिज्म का मेन मोटिव उनका जो था, वो तो तभी कामयाब होता जब यहाँ पे चीज़ें पीसफुली चलती। ये हालात को खराब करने से उनको क्या मिला? वो तो कार्ट्रिज को रिप्लेस भी कर सकते थे। ये उनको सेटिस्फाई करवा देते कि भाई इसमें इसको ग्रीस नहीं किया गया है। ये क्यों एक कंट्रोवर्सी क्यों बनी? अगर ये सिर्फ र्यूमर था, क्या उसको वो जो है सेटल नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स? अपनी इंडियन सिपाही को जो उसमें उनके साथ उनके लिए काम करते थे, कर सकते थे ब्रिटिशर्स, बहुत कुछ कर सकते थे। इतने हालात, ये कॉज नहीं बनता, ये कभी कॉज नहीं बनता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है उनकी कोशिश ही थी। वो चाहते थे कि ये जो है, जो सिपाही है, वो कहीं न कहीं कुछ हद तक म्यूटिनी करे। क्योंकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जब हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ टाइम के बाद उसमें मैं बताऊँगा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उनमें। सो ब्रिटिशर को लगता था कि अगर रिवोल्ट होगा कोई चक्कर नहीं है, हम उसको आसानी से दबा देंगे। ठीक है?
मगर उनको कभी ये सोचा भी नहीं था उन्होंने कि ये रिवॉल्ट कहीं ना कहीं होते होते आगे एक लार्ज जो है एक प्रोटेस्ट की शेप ले लेगा। यहाँ पे उनको लगता था, इसलिए उन्होंने ये छेड़खानी की कि कोई बात नहीं, इनको करने दो, रिवॉल्ट करने दो, हम इनको दबा देंगे। यहाँ पे आपने इसी चीज़ को समझना है और मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा कि ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया, वो पैसिफाई करने की कोशिश क्यों नहीं कर की उन्होंने। यहाँ पे आई होप कि आपने उतार दिया होगा। प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको उतारिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे सारा ख़त्म कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात जो है आपने ध्यान में ये रखनी है यहाँ पे, वो क्या है, ब्रिटिश को पता था कि इंडिया में जो सबसे बड़ी फोर्स है वो क्या है, वो है लोगों का नेशनलिज्म, ठीक है। और नेशनलिज्म मोस्टली किन दो कम्युनिटीज का, एक मुस्लिम कम्युनिटी का और एक हिंदू कम्युनिटी का, ठीक है। इन्होंने इसी को क्या कर दिया, इसी को ब्रेक किया, ठीक है, इसी को ब्रेक कर दिया। और उसके लिए इन्होंने ये सारा जो है ये कॉज बना। उनके रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ हमने रिलीजियस कॉजेज में पढ़ा है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की जिससे लोगों के ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन, कास्ट, उसके उन वो जो है उसको उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की हुआ है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं सोसाइटी में, डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए वो ये है कि डिफरेंसेस के ऊपर हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इंडियंस की बात करें अगर हम, हिंदू मुस्लिम जो है उस टाइम में अच्छा यूनिटी था उनके बीच में, एक नेशनल इंटीग्रेशन था, फीलिंग ऑफ वननेस था, वी फीलिंग था उनके बीच में, इन स्पाइट ऑफ कि वो एक अलग अलग दो डिफरेंट नेशंस, नेशन है, नेशन मींस मुस्लिम कम्युनिटी एक अलग है। यहाँ पे मैं नेशन, प्लीज, बहुत सारे महापुरुषों को लगता है कि कंट्री, स्टेट और नेशन एक ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। नेशन स्टेट के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। सो मुस्लिम कम्युनिटी, कम्युनिटी मींस नेशन, कौम एक अलग थी, और हिंदू कम्युनिटी, कौम, नेशन एक अलग थी। डिफरेंसेस थे, बट डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उनमें बहुत जबरदस्त एक कंसोलिडेशन था, एक वी फीलिंग थी उनके बीच में। तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देता हूं कि दो पर्सन है, ए और बी। यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। सपोज कीजिए दो पर्सन है, ए और बी, ए और बी, इनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। मगर यहां पे क्या होता है कि ये हिंदू कम्युनिटी से है और ये मुस्लिम कम्युनिटी से है, और बाहर क्या होते हैं, बाहर हालात हालात खराब हो जाते हैं। एक एक पर्सन क्या करता है, ये दंगे करवा देता है, और इन्हीं दो कम्युनिटीज के बीच में। अब मुझे बताइए कि इनके बीच में जो एक एक बड़ा हेल्दी रिलेशन, एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा अच्छा रिलेशन जो इनके बीच में था, वो इफेक्ट होगा कि नहीं? होगा, क्यों नहीं होगा? यहां पे क्या होगा कि इसने ये दंगे करवाकर इनको इनके डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करवा दिए, इनको अवेयर करवा दिया कि भाई आप लोग जितनी भी यूनिटी रखो, तुम्हारे बीच में रिलीजन का डिफरेंस है ही है। और जब वो डिफरेंसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों से हम इंस्पायर होते हैं। हम किसी क्रिकेटर से इंस्पायर होते हैं, किसी एथलीट से इंस्पायर होते हैं, किसी सिंगर से, किसी एक्टर से, किसी ऑथर से, किसी फिलोसफर से, किसी न किसी पर्सन से हम बहुत इंस्पायर होते हैं, तो हम उसको बहुत मानते हैं। बट अगर सपोज कीजिए कि हम अगर उन पर्टिकुलर पर्सन के कास्ट को देखें, उनके जेंडर को देखें, उनके रिलीजन को देखें, उनके कलर को देखें, सो उस वक्त क्या हम उनसे इंस्पायर होंगे? मुझे लगता है कि शायद उस वक्त थोड़ा इफेक्ट तो होगा कि भाई नहीं, ये हमारी कास्ट का नहीं है, ये हमारी जो है रेस का नहीं है, ये हमारे पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग नहीं करता, हमारे रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, हमारे रीजन से बिलोंग नहीं करता।
बट हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं जब भी हम किसी पर्सन को अपना एक आप ले लीजिए एज अ पॉइंटर उसको मानते हैं, उसको उसको फॉलो करते हैं, उससे बड़े इंस्पायर होते हैं। हम इन चीज़ों को जो डिफरेंसेस है वो रहेंगे ही हमेशा, उनको हम महत्व जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सो अब अगर ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करें कि नहीं डिफरेंसेस है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन से मैं इंस्पायर हूँ वो मेरी कास्ट का नहीं है, मेरे जेंडर का नहीं है, मेरे रिलीजन का नहीं है, तो उस वक्त शायद हम उनको उतना फॉलो नहीं करेंगे। मैंने वही कहा, डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। हमें जो चीज खुद शन करनी है, जो रोकनी है, वो क्या है कि हमें उनके ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर कभी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं करना है। वी डोंट हैव टू फॉलो द स्टीरियोटाइप्स एंड वी डोंट हैव टू प्रैक्टिस प्रेजुडाइसेस। सो प्रेजुडाइसेस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, ये अलग अलग चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं इनका बेस जो है वो एक ही है अलग अलग चीजें, मगर बेस इन द सेंस कि एक ही चीज को कहते हैं कि भाई अलग अलग। ये एक हमेशा जो है कॉमन चीज के अगेंस्ट जाते हैं। आपने ध्यान में रखना है जब डिफरेंसेस होंगे, सो डिफरेंसेस से हमेशा क्या आता है, सोशल डिफरेंसेस से हमेशा सोशल डिवीजन आती है। इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब डिफरेंसेस, मैंने वही कहा, जब डिफरेंसेस रहेंगे तो डिफरेंसेस से क्या होगा, डिफरेंसेस से सोशल डिफरेंसेस से क्या आएगा, सोशल डिवीजन आएगी, यूनिटी तो नहीं आएगी ना। इसका डर हमेशा रहता है, इसका हमेशा डर रहता है सोशल डिफरेंसेस। तो मैंने वो कहा जब हम डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो डिवीजन नहीं आएगी। सो यहां पे ब्रिटिशर ने ये चीज की, इन्होंने क्या किया, मैंने वही कहा कि एक इविल फोर्स का काम किया इस डी ने, एक इविल फोर्स का, और आइडेंटिफाई करवाया, तो इनके रिलेशन कुछ कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ हद तक इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी अवेयर हो गए हैं अपने डिफरेंसेस से। पहले इन्होंने उन डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, कोई बात नहीं हम अलग रिलीजन के, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किया, ना किसी ने करवाया उनको। तो वो बड़े अच्छे से रह रहे थे, एक कोडाइल रिलेशन था, एक एमिकेबल रिलेशन उनके बीच में था, बहुत बॉन्डिंग, स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। तो ब्रिटिशर ने वहां पे जो ये कार्डरेज वाला मसला लाया, या जो रिफॉर्म्स किया, हमने जो सोशल और रिलीजियस कॉजेस पढ़े, उन्होंने वहां पे वही इविल फोर्स का काम किया जो इस डी ने किया, और लोगों को, खासकर इंडियन सिपाही को और इंडियंस को अवेयर कर दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो अलग अलग रिलीजन है, इकट्ठा कैसे हो तुम लोग। उनके दिमाग में ना साइकोलॉजिकली वहां उन्होंने क्या कर दिया कि साइकोलॉजिकली ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, खासकर इंडियन सिपाही को डिस्टर्ब कर दिया। और जब डिस्टर्ब कर दिया तो यहां पे नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल कंसोलिडेशन, वी फीलिंग, नेशनलिज्म वाली वो फीलिंग क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। और जब नेशनलिज्म वाली फीलिंग वीक हो जाएगी, तो वो जो इतनी बड़ी फोर्स थी हिंदू और मुस्लिम की, एज अ वन नेशन इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, एज अ वन नेशन, मैंने वही कहा कि अलग अलग नेशन होने के बाद भी एक अलग कम्युनिटी, हिंदू एक अलग नेशन, मुस्लिम एक अलग नेशन। मैं बार बार यहाँ पे कर रहा हूँ, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री। बहुत सारे महापुरुषों को लगता है कि नेशन और स्टेट एक है, बट अलग अलग है। नेशन का मतलब होता है, नेशन का मतलब आ गया कॉम, कम्युनिटी। तो हिंदू कम्युनिटी अलग, मुस्लिम कम्युनिटी अलग, बट अलग अलग होने के बाद भी ये इकट्ठा थे, एक नेशन थे। इनके अंदर एक वी फीलिंग थी, फीलिंग टुवर्ड्स अ कम्युनिटी, और वो जो है नेशनलिज्म कहलाता है। और वो एक स्ट्रांग फीलिंग थी, और ब्रिटिशर ने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, उनको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दिया। और जब ब्रेक कर दिया, सो दिस इज हाउ दे डिवाइस देयर ओनली पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। आई होप कि आपको कुछ हद तक समझ आ चुका होगा। सो यहाँ पे फिनिश करते हैं, और आगे ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा अब इसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है। बाय।